नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने बात की थी सब्जेक्ट थर्मोडायनेमिक्स की, और दोस्तों इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हमने समझे थे। तो दोस्तों उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे, और कल की क्लास तक यानी हमारी 3 डेमो क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी लास्ट डेमो क्लासेस है यूट्यूब पर। इसके बाद हमारी सभी क्लासेस स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर चलेगी। तो जिसको भी जेईएन की अच्छा से तैयारी करना हो वो स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और वहाँ पर जाके जो जेईएन का कोर्स है उसे खरीद ले। आज 30 जनवरी हो चुकी है, कल 31 जनवरी रात को 9 बजे तक कोर्स पे 10% डिस्काउंट ऑफर है। कल रात को 9 बजे के बाद पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ तक कभी भी कोई ऑफर नहीं आएगा। तो जिसको भी जेईएन की अच्छा से तैयारी करना हो वो जल्द से जल्द कल रात को 9 बजे से पहले कोर्स को जरूर खरीद लें। लास्ट टाइम पे सर्वर बिजी जा सकता है, हो सकता है आप ऑफर के हिस्से से चूक जाओ, ठीक है। तो कोशिश करें कल मॉर्निंग में 12-1 बजे तक ही कोर्स खरीद लें, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो बात होगी अपनी कि आगे की क्लासेस हमारी कहाँ चलेगी, ठीक है दोस्तों। आज हम पिछली 3 क्लासों में जो भी हमने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स में, उसके बेस पे कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में दोस्तों आज अपन इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यानी आज के सेशन में अपन इंडिया के अंदर जितने भी प्रकार के एग्जाम होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, उन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे, उनको समझेंगे, ठीक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपन से जुड़ सके, ठीक है दोस्तों। तो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता जाएगा और उससे अपन सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जिसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रक्रमों का वह अनुक्रम जिसमें कोई निकाय या पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है कहलाता है, ठीक है। प्रक्रमों का वह अनुक्रम जिसमें कोई निकाय या पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाता है क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेईई में आया हुआ है, यूपीएससी उत्तर प्रदेश आईएन में आया हुआ है, और दिल्ली डीडीए जेईई के एग्जाम में आया हुआ है। यह पूछ रहा है कि प्रोसेस का वो कौन सा अनुक्रम है जिसमें कोई सिस्टम हो या कोई पदार्थ हो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इधर आप अच्छे से समझना, ठीक है बच्चों। इधर देखो दोस्तों, अपन ने पीवी डायग्राम बनाया था, ये प्रेशर ये वॉल्यूम, ठीक है, बनाया था अपन ने। यहाँ पे जो उष्मा थी, हीट थी, वो प्रोसेस 1 से 2 आ रही है। कहाँ से कहाँ आ रही है? 1 से 2 दोस्तों। ये इस कर्व के अकॉर्डिंग हीट 1 से 2 आ रही है, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आ रही है हीट, ठीक है। और दोस्तों यदि ये वापस कहाँ चली जाए, ये वापस 2 से 1 पे चली जाए, स्टेट 2 से वापस कहाँ चली जाए, स्टेट 1 पर चली जाए, तो जो पूरा प्रोसेस है, पहला तो प्रोसेस 1 से 2, फिर प्रोसेस 2 से 1, तो जहाँ से उष्मा प्रारंभ होती है, यानी उष्मा प्रारंभ होकर वापस उसकी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाए, यानी उष्मा यहाँ से प्रारंभ हुई है और यहाँ से गति करते हुए पहले 2 पे आई है, फिर 2 से वापस गति करते हुए कहाँ चल गई, प्रारंभिक अवस्था पे चल गई, ठीक है। तो हीट जो है, जो उष्मा है, यदि वह गति करते हुए वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाए तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों साइकिल। क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्या कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक साइकिल, उष्मा गति की चक्र। यानी उष्मा ने क्या कर लिया, एक चक्र कंप्लीट कर लिया। तो उष्मा यदि घूम घाम के वापस कहाँ पहुंच जाए, अपनी प्रारंभिक स्थिति पे पहुंच जाए, तो अपन कहेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक्स से जो उष्मा है उसने एक साइकिल कंप्लीट कर लिया और उसे थर्मोडायनेमिक साइकिल कहा जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थर्मोडायनेमिक साइकिल, उष्मा गति की चक्र, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो आप ये पीडीएफ आपको ऐप के अंदर नजर आ जाएगी। जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में अपन करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, इन क्वेश्चन की पीडीएफ आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के फिर उस पर आंसर जरूर टिक कर ले कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर है, ठीक है। यह एक पेज में लिख ले, टिक करने की बजाय तो ऐसा करें, एक पेज में आंसर की लिख ले और उस पेपर के पीछे चिपका दे, क्योंकि टिक करोगे तो फिर तुम्हारा दिमाग नहीं लगाओगे तुम, ठीक है। और अगर आपने टिक नहीं किया तो दिमाग लगाओगे इस क्वेश्चन में। तो जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करो तो वहाँ पर टिक मत करा करो, एक पेज में आंसर लिख लिया करो, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन के बारे में डील करते हैं, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इसे अपन समझते हैं, ठीक है।
सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, क्या है सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है केंद्रा प्रसारक पंप, किसका उदाहरण है? जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो किसका एग्जाम्पल है? ये एसएससी जेईएन में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइसोलेटेड सिस्टम, क्लोज सिस्टम, स्टडी फ्लो सिस्टम, नन ऑफ दिस। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने आपको बताया था सेंट्रीफ्यूगल पंप, कोई सा भी पंप हो या टर्बाइन हो या नोजल हो, ये किसके एग्जाम्पल थे? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल थे। किसके एग्जाम्पल थे? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल थे। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में ओपन सिस्टम तो नज़र ही नहीं आ रहा, आइसोलेटेड भी आ रहा है, क्लोज भी आ रहा है और ओपन सिस्टम नज़र नहीं आ रहा। तो हमारे दिमाग में बात जा सकती है कि यार ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी है, तो नन ऑफ दिस अपन टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस अपन को टिक नहीं करना। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा स्टडी फ्लो सिस्टम। क्या आएगा? स्टडी फ्लो सिस्टम। दोस्तों जो स्टडी फ्लो सिस्टम होता है इसे ओपन सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन सिस्टम भी। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के दे सकता है वो, ताकि कुछ क्वेश्चन अपने कुछ कंसेप्ट अपने क्वेश्चन से क्लियर हो जाए, इसलिए अपन क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक है, तो जो स्टडी फ्लो सिस्टम है, स्टडी फ्लो सिस्टम, इस स्टडी फ्लो सिस्टम को क्या कहा जाता है दोस्तों? ओपन सिस्टम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन सिस्टम भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टडी फ्लो सिस्टम। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है बच्चों, ये लो भाई। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलगित प्रणाली का एक उदाहरण है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम का एक उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है। अब आइसोलेटेड सिस्टम के उदाहरण अपन ने पढ़े थे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला ऑप्शन है थर्मोप्लास्क, सेकंड ऑप्शन है कप ऑफ हॉट कॉपी, हॉट कॉपी का एक कप, एक प्रेशर कुकर और एक बॉइलिंग वाटर विदाउट लिक्विड, विदाउट लीड। लीड का मतलब होता है ढक्कन। हिंदी में बात करें तो थर्मोप्लास्क, एक कप गर्म कॉफी, प्रेशर कुकर और ढक्कन के बिना उबलता हुआ पानी। तो दोस्तों ढक्कन के बिना उबलता हुआ पानी तो ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है, प्रेशर कुकर क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल है, एक गर्म कॉफ़ी, कप में रखी हुई गर्म कॉफ़ी, एक कप गर्म कॉफ़ी यानी कप में रखी हुई गर्म कॉफ़ी, तो अभी ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोप्लास्क। थर्मोप्लास्क यानी थर्मस में रखी हुई चाय। थर्मोप्लास्क का मतलब क्या होता है? थर्मस में रखी हुई चाय। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ा अपन ने, थर्मस में रखी हुई चाय किसका एग्जाम्पल होता है? आइसोलेटेड सिस्टम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्मोप्लास्क। ठीक है, तो कंसेप्ट अपने क्लियर होंगे। अगर कंसेप्चुअल अपन ने पढ़ाई करी होंगी तो एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होगा। अब दोस्तों क्या होता है, 80% पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कंसेप्ट पे आते हैं। किस पे आते हैं? कंसेप्ट पे। और 20% क्वेश्चन जो होते हैं वो अपनी जनरल नॉलेज के हिसाब से आते हैं। तो कंसेप्ट के साथ साथ अपन को जनरल नॉलेज भी का भी ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द प्रॉपर्टीज गिवन बिलो इन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, नीचे दिए गए गुणों में से कौन सा प्रणाली को त्रिवात्मक गुण है, यानी जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सा है जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को मात्रा निरपेक्ष गुणधर्म के अलावा हिंदी में त्रिवात्मक गुण भी कहा जाता है। त्रिवात्मक गुण भी कहा जाता है। दोस्तों जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर इंग्लिश में भी आएगा और हिंदी में भी आएगा। ठीक है, तो आप इंग्लिश वर्ड पे जरूर ध्यान दें। हो सकता है हिंदी वर्ड तो कभी इधर उधर हो जाए, क्योंकि शुद्ध भाषा तो कोई सी बुक में अलग लिखी हुई है, कोई सी बुक में अलग लिखी हुई है, लेकिन इंग्लिश तो सभी बुकों में सेम रहेगी। तो पेपर देने जाओ तो इंग्लिश वर्ड पे जरूर ध्यान दिया करो। ठीक है, तो जो ऑप्शन अपन को दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन इंटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करेगा? पहला ऑप्शन है आयतन। आयतन तो क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, मास पर डिपेंड करता है, आयतन के अंदर मास छुपा हुआ रहता है। सेकंड है दोस्तों तापमान। तापमान अपन ने बताया था तापमान कौन सी प्रॉपर्टी थी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर तो तापमान आ जाएगा, लेकिन आगे के ऑप्शन को भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। अगला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो सभी प्रकार की ऊर्जा तो कौन सा एग्जाम्पल होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। स्थितिज ऊर्जा भी एक्सटेंसिव होगी। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? तापमान आ जाएगा। तापमान कौन सी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ये एसएससी जेईई एग्जाम में 2018 में आया हुआ
क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापमान। ठीक है बच्चों, अगर कंसेप्ट से अपन ने पढ़ाई करी है तो कहीं भी अपन नहीं अटकेंगे, ठीक है। तो रजिस्टर का आप अच्छे से रिविजन करें। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 2 किलोग्राम पदार्थ 500 किलोवाट गर्मी प्राप्त करता है, यानी हीट प्राप्त करता है, ठीक है। 2 किलोग्राम का पदार्थ और 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक ताप परिवर्तन से गुजरता है, यानी उसमें जो टेम्परेचर चेंजेस होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, औसत विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। यह सतलज जल विद्युत परियोजना के जयन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसे करते हैं। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो जब भी जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसे अपन गिवन डेटा में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, गिवन डेटा में, ठीक है। यानी अपन को रफ कार्य करना है, मैं आपको समझा के बताता हूँ आराम से, लेकिन आपको तो एग्जाम में फटाफट करना है जल्द से जल्द। तो यहाँ पे m का मान दे रखा है, द्रव्यमान का मान दे रखा है 2 किलोग्राम, द्रव्यमान का मान कितना दे रखा है 2 किलोग्राम। 5 किलोवाट गर्मी प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करता है। ये किसका मान दे रखा है, 5 किलोग्राम ऊष्मा, 2 किलोग्राम पदार्थ 5 किलोवाट गर्मी प्राप्त करता है, ठीक है। तो 5 किलोवाट 500 किलोवाट 500 किलोवाट गर्मी प्राप्त करता है, यानी हीट की मात्रा दे रखी, हीट दे रखी कितनी 500 किलोवाट, ठीक है। टेम्परेचर चेंजेस हो रहा है, तापमान T1 दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस और T2 दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और 200 डिग्री सेल्सियस। औसत विशिष्ट ऊष्मा का मान हमसे पूछा है, किसका मान पूछा है, औसत विशिष्ट ऊष्मा, यानी C का मान हमसे पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा था यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 100 से 200 तापमान में परिवर्तन हो रहा है, 2 किलोग्राम का पदार्थ है, 500 किलोग्राम हीट प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, अपन जानते हैं Q बराबर होता है mc डेल्टा T। Q क्या है, ऊष्मा है, Q क्या है, हीट है, ऊष्मा है। Q बराबर सूत्र होता है mc डेल्टा T। m का मान क्वेश्चन में दे रखा है, डेल्टा T का मान T2 माइनस T1 क्वेश्चन में दे रखा है, C का मान हमसे पूछा है और Q का मान क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। Q का मान कितना दे रखा है, हीट दे रखी है 500 किलोवाट 500, M का मान 2 किलोग्राम, C का मान पूछा है डेल्टा T T2 माइनस T1 T2 माइनस T1, ऐसे होगा। तो 500 बराबर 2 इंटू C इंटू T2 का मान कितना है 200, 200 माइनस 100, तो 500 बराबर 2C इंटू 200 में 100 गया तो 100, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो क्रम, तो C बराबर 5/2, 5/2 यानी 2.5, कितना जाएगी 2.5। ऑप्शन में 2.5 आ रहा है, किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन 2.5। तो क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा 2.5, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा अपन को करता रहना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 किलोग्राम पदार्थ है जो 5 किलोवाट की गर्मी प्राप्त करता है, यानी पदार्थ की जो द्रव्यमान है कितना है 2 किलोग्राम, 500 किलोवाट की क्या करता है गर्मी प्राप्त करता है। तो 500 किलोवाट क्या है, ऊष्मा है, हीट है, यानी ये किसका मान है, Q का मान है। किसका मान है, Q का। Q क्या होती है, ऊष्मा। और 100 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक तापमान परिवर्तन होता है, तो T1 100 डिग्री T2 200 डिग्री। विशिष्ट ऊष्मा का मान हमें ज्ञात करना है, फॉर्मूला लगाया Q बराबर mc डेल्टा T, फॉर्मूले वैल्यू पुट करी, सोल्व की, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करेंगे, आगे चलेंगे, ठीक है। तो ठीक है भैया, चलते अपन आगे। तो जो भी कंसेप्ट हमने समझे उन्हीं को लागू करते हुए अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा ऊष्मागतिकीय निकाय का मात्रात्मक गुण है, यानी कौन सी प्रॉपर्टी है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मात्रात्मक गुण यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो ऑप्शन दे रखे हैं
उसमें से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? पहला है आयतन, जानते अपन आयतन के अंदर द्रव्यमान छुपा रहता है, तो आयतन क्या है? एक्सटेंसिव। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो ए हो जाएगा। घनत्व, घनत्व इंटेंसिव है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान पहले से द्रव्यमान पर डिपेंड है, आयतन भी द्रव्यमान पर डिपेंड है, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट जाएगा, तो जो घनत्व है वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दाब, दाब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, तापमान इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आयतन। क्या हो जाएगा बच्चों? आयतन, यानी वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बाकी सारी प्रॉपर्टी कौन सी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन भी पंजाब के अंदर जो JN की भर्ती निकली थी जलदाय विभाग में, वहाँ पे आया हुआ है, और EAC एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। यानी EAC एग्ज़ाम भी बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, ठीक है। EAC एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों जो भी अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट पढ़े हैं वो बहुत शानदार तरीके से पढ़े हैं। उन कंसेप्ट के बाहर तो क्वेश्चन जाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करें। अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये लो भैया, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि एक क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे। अब देखो ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आ चुका है। सतलज जल विद्युत परियोजना JN के एग्जाम में, NPCIL जो रावत भट्टा कराती है उसके एग्जाम में आ चुका है, SSC JN के एग्जाम में आ चुका है, उत्तर प्रदेश IN एग्जाम, उत्तर प्रदेश JN में आ चुका है, उत्तर प्रदेश IN में आ चुका है, ES में आ चुका है। इतने एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पूछ रहा है कि क्लोज सिस्टम में क्या होता है। तो अपन ने पढ़ा है, पहला ऑप्शन है कि द्रव्यमान सीमाओं को पार करता है लेकिन ऊर्जा नहीं। तो द्रव्यमान जो बंद सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम, उसमें मास ट्रांसफर थोड़ी होता है, नहीं होता, केवल एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो पहला ऑप्शन है द्रव्यमान प्रणाली की सीमा को पार नहीं करता, हालांकि ऊर्जा ऐसा कर सकती है। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है कि द्रव्यमान प्रणाली की सीमाओं को पार नहीं करता, यानी द्रव्यमान का ट्रांसफर नहीं होता, और ऊर्जा ऐसा कर सकते हैं, यानी ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो पहला ऑप्शन ही क्या हो गया? सही हो गया। पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर और ऑप्शन को भी देख ले, सेकंड ऑप्शन है द्रव्यमान सीमाओं को पार करता है लेकिन ऊर्जा नहीं। द्रव्यमान थोड़ी करता है, ऊर्जा करती है। तो सेकंड गलत हो गया। थर्ड, न तो द्रव्यमान और न ही ऊर्जा, ऐसा तो होता ही नहीं है, ये तो आइसोलेटेड होता है। और फोर्थ, ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों प्रणाली की सीमा को पार करते हैं, दोनों थोड़ी करते हैं, वो तो ओपन में करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर स्पष्ट हो जाएगा। मास का ट्रांसफर नहीं होता, ओनली हीट का ट्रांसफर होता है या एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेरे हिसाब से मामला क्लियर होगा, सब टकाटक होगा, मामला टकाटक चल रहा होगा, ठीक है भैया। तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, यदि खाली स्थान स्थिर होता तो किसी भी प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता। यह पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। तो दोस्तों लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? du बराबर आया था एक जगह mcv डेल्टा टी, ठीक है। अब दोस्तों जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जिसमें T1 किसके बराबर होता है? T2 के बराबर होता है। तो mcv T2 माइनस T1। अब जब ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं तो ये बराबर रहे तो जीरो हो गया, जीरो तो पूरा ही क्या हो गया? जीरो। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र यही होता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, क्या होता है? mcv डेल्टा टी। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का सूत्र लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, क्या होता है? mcv डेल्टा टी। जब तापमान कांस्टेंट रहेगा, तापमान चेंजेस नहीं होगा, तो T1 और T2 आपस में बराबर रहेंगे। ये बराबर रहेंगे तो इसका मान जीरो हो जाएगा, और जीरो से सबको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? जीरो। यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या जाएगा? जीरो। तो कब आएगा ये? जब टेम्परेचर आपस में बराबर होंगे। यानी कौन से प्रोसेस में आएगा ये? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ये अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी। तो मेरे हिसाब से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तापमान। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब तापमान कांस्टेंट रहेगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन जीरो आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन SSC JN 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो जो भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें और सारे क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझें, मजे आ जाएंगे आपके, ठीक है। पहले तो एक बार रजिस्टर को अच्छे से पढ़ें, जो भी हमने पिछली 3 क्लासों में पढ़ा था उसको आप अच्छे से पढ़ें,
फिर इन क्वेश्चन को बिना देखे करने की कोशिश करें, ठीक है, आराम से हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आ चुका है। क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी एंथैल्पी इज डिफाइन एज, जो एंथैल्पी है पूर्ण ऊष्मा जिसे कहा जाता है नामक गुण को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एंथैल्पी है एच, इस एच को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दाब और विशिष्ट आयतन के अंतर के बराबर, सेकंड ऑप्शन है दाब और विशिष्ट आयतन के योग के बराबर, तीसरा ऑप्शन है आंतरिक ऊर्जा तथा दाब और विशिष्ट आयतन के गुणनफल के योग के बराबर, और चौथा ऑप्शन है दाब और विशिष्ट आयतन के गुणनफल के बराबर। एसएससी JN 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था H बराबर होता है U प्लस PV। लास्ट क्लास में मैंने साइड में आपको लिखाया था एंथैल्पी H बराबर क्या होता है U प्लस PV होता है। U क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा होती है, आंतरिक ऊर्जा होती है। P जो होता है वो प्रेशर होता है, दाब होता है। V जो होता है वो वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है, ये आयतन होता है और ये दाब होता है। तो एंथैल्पी जो है ये एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी। तो जो एंथैल्पी है वो आंतरिक ऊर्जा और दाब और आयतन के गुणनफल के योग के रूप में परिभाषित की जाती है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, आंतरिक ऊर्जा, यानी आंतरिक ऊर्जा प्लस दाब और विशिष्ट आयतन के गुणनफल, दाब और विशिष्ट आयतन के गुणनफल के योग के बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आंतरिक ऊर्जा और दाब और विशिष्ट आयतन के गुणनफल के योग के रूप में परिभाषित की जाती है, किसे, एंथैल्पी में। तो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बन गया थ्योरेटिकल, फॉर्मूले से भी क्या बन रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, एक एक चीज़ आपको पता होगी, तो क्वेश्चन की क्या ताकत है जो आपसे नहीं होंगे, आपसे बड़े थोड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लो एसएससी JN के IN के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हवा में उड़ रहे हैं अगर कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम आ जाए हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट तो हमारे क्लियर रहने ही पड़ेंगे, मतलब क्लियर रहेंगे तभी बात बनेगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये लो भैया अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी इसमें से गलत स्टेटमेंट अपन को छांटना है। पहला स्टेटमेंट है कार्य उत्कृष्ट ऊर्जा है, यानी हाई ग्रेड एनर्जी है। तो कार्य हाई ग्रेड एनर्जी है, ये लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। तो सेकंड है ऊष्मा अनुकृष्ट ऊर्जा है, यानी लो ग्रेड एनर्जी है, अनुकृष्ट ऊर्जा है। तो ऊष्मा जो है, हीट जो है वो लो ग्रेड एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। थर्ड है लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी, यानी एक चक्र में जो निम्न ग्रेड ऊर्जा है वो उच्च ग्रेड ऊर्जा में कन्वर्ट की जा सकती है क्या, तो ये गलत है भैया। हाई ग्रेड एनर्जी को अपन लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल गलत है, असत्य कथन है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हालांकि कथन तो गलत है लेकिन गलत ही पूछ रहा है अपना, तो आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एसएससी JN 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो अपनी क्लास से सारे क्वेश्चन उठ रहे, सारे कंसेप्ट अपने एक एक कंसेप्ट अपने बहुत शानदार तरीके से पढ़े। तो JN ON का एग्जाम तो यूँ हवा में उड़ा दोगे, ठीक है, अगर कंसेप्ट आपने अच्छे से समझ लिए तो, ठीक है बच्चा। तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये लो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है एक आदर्श गैस अवस्थाओं 1 और 2 के बीच एक समतापी प्रक्रिया से गुजरती है, तो लागू समीकरण कौन सा होगा। प्रक्रम समतापीय यानी जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। और दोस्तों जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो अपन ने बात करी थी PV बराबर क्या आया था, कांस्टेंट। PV बराबर क्या आया था, कांस्टेंट आया था। PV बराबर कांस्टेंट कैसे आया था, वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते थे, PV बराबर क्या होता है, MRT होता है। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। जब समतापीय प्रक्रम रहेगा, आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाएगा।
कांस्टेंट 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 आपस में गुणा होंगे तो पीवी बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। और पीवी बराबर कांस्टेंट किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो पीवी बराबर कांस्टेंट है, पीवी बराबर कांस्टेंट है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। P1 V1 बराबर किसके आ जाएगा, P2 V2 क्या आ जाएगा, P1 V1 बराबर किसके आ जाएगा। कैसे आया था, पीवी बराबर कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर ही कांस्टेंट रहेगा और P2 V2 बराबर भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। जब ये तीनों कांस्टेंट के बराबर है तो ये दोनों भी आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। क्लासों में मैंने डिस्कस किया। तो P1 V1 बराबर किसका आ जाएगा, P2 V2 क्या आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समतापीय प्रक्रम में पीवी बराबर कांस्टेंट होता है और P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2। ठीक है भैया, ये जो क्वेश्चन है ये भी कौन से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी JN 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो ये लो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, फिर वापस दोबारा आ गया, पहले भी किया था मैंने, पहले तो बहुत सारे एग्जाम में आ रहा था ये क्वेश्चन। अब किस में आ रहा है, एसएससी JE 2018 में, वो बहुत बार आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्या होगा, मास का ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो पहला ऑप्शन है आसपास से निकाय में ऊर्जा स्थानांतरण, यानी एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर। सेकंड ऑप्शन है सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर। और तीसरा है सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होगा और उसका उल्टा भी सही है। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन तो कह रहा है कि केवल सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी ट्रांसफर होगा, दूसरा ऑप्शन कह रहा है सराउंडिंग से सिस्टम में ही एनर्जी ट्रांसफर होगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सिस्टम से सराउंडिंग में भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। तो एनर्जी तो कहाँ से भी ट्रांसफर हो सकता है, बाकी मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। एनर्जी का ट्रांसफर तो सिस्टम से सराउंडिंग में भी हो सकता है और सराउंडिंग से सिस्टम में भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर किधर भी हो सकता है, सिस्टम से सराउंडिंग में भी हो सकता है, सराउंडिंग से सिस्टम में भी हो सकता है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, सी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हम आगे चलते हैं। ये लो भैया, अगला क्वेश्चन DMRC यानी दिल्ली मेट्रो में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि दोस्तों ये टॉपिक अपने नहीं पढ़ा भी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसे। ठीक है, जब भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, ये अपने आगे की क्लासों में आएगा, जब भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी यानी S1 बराबर S2 रहेगा, जब भी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी तो उसे कहा जाता है आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एंट्रोपी क्या होती है, अस्त व्यस्तता होती है। एंट्रोपी क्या होती है, अस्त व्यस्तता। यदि कमरे में मान लो किसी मेले में बहुत सारी भीड़ एक साथ रहती है तो वहाँ अस्त व्यस्तता ज़्यादा है, तो उस जगह एंट्रोपी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक तरह से अस्त व्यस्तता को एंट्रोपी के रूप से परिभाषित किया जाता है। तो जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है उसमें एंट्रोपी क्या होती है, कांस्टेंट। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लो, उसने हिंदी में भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस लिख दिया। ठीक है, जबकि हिंदी में तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को और नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में इंग्लिश वर्ड को ही वो हिंदी बना के लिख देगा, जैसे ऐसे लिखा है दिल्ली मेट्रो के पेपर में। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड आपको याद होना जरूरी है बच्चा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है भैया, इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये लो भैया, अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ है। कौन कौन से एग्जाम में आ रहा है, सतलज जल विद्युत परियोजना JN एग्जाम में 2018 में, NMRC एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे JN एग्जाम में आया हुआ है 2015 में, और MP इंजीनियर, MP यानी मध्य प्रदेश में JN की कोई वैकेंसी निकली होगी वहाँ पे आया हुआ है। तो इतने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक तो मुक्त विस्तार प्रक्रिया में कार्य कैसा होता है, यानी कार्य का मुक्त रूप से प्रसार हो रहा है, गैस का मुक्त रूप से प्रसार हो रहा है। आगे ऊपर लिख रहा है वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस।
मुक्त प्रसार जो होता है उसमें कार्य कैसा होता है, ये पूछा है उसने। दोस्तों लास्ट क्लास में मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, ऐसा डायग्राम बना के मैंने बताया था। यहाँ बीच में पार्टीशन था, इसको इंसुलेट कर दिया था, यहाँ पे गैस मुक्त रूप से प्रसार होती थी। कहा था मैंने ये गैस इस पार्टीशन से इस पार्टीशन में जा सकती है मुक्त रूप से, और जब गैस मुक्त रूप से प्रसारित होती है तो वहाँ ना तो हीट का ट्रांसफर हो रहा बाहर और कोई कार्य भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो रही है, कोई रोक टोक ही नहीं है। तो हमें कार्य करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, आराम से स्वतंत्र रूप से प्रसारित हो रही हो तो यहाँ पे कार्य का मान शून्य होता है। कार्य का मान क्या होता है? शून्य। ये लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। क्या जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, तो एक एक कंसेप्ट से एक एक क्वेश्चन उठ रहे हैं जीएन के। ठीक है, तो भैया अच्छे से पढ़ लोगे ना, गारंटी कह रहा हूँ मैं, पेपर फोड़ के आओगे तुम। ठीक है, कोई भी टीचर नहीं है पूरे इंडिया के अंदर जो हिंदी में पढ़ाता हो इसको, टेक्निकल को। ठीक है, ये अपना प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको टेक्निकल हिंदी में पढ़ने को मिल रहा है। ठीक है, तो कंपटीशन तुम्हारे बीच में रहेगा। ठीक है, बहुत से तो हिंदी में तैयारी होती ही नहीं है तो नहीं कर पाते। तो जेईएन में सिलेक्शन होना चाहिए और अच्छे से आप पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है। जो भी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है वो दोनों लैंग्वेज में आ रहा है, ताकि टेक्निकल वर्ड अपन को इंग्लिश में भी याद होना चाहिए। ठीक है भैया, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, जो भी अपन ने कर लिया या जो भी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपकी समस्या का समाधान मैं अगले वीडियो में ज़रूर करूँगा, और अगला वीडियो बिल्कुल ऐप के अंदर ही होगा। अब यूट्यूब पे कोई क्लासेस नहीं आएगी अपने जेईएन की बैच की, सारी क्लासेस कल से कहाँ चलेगी? स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर चलेगी। ठीक है भैया, तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, एक बहुउद्देशिक प्रक्रम यानी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में यदि n बराबर 1 हो जाए तो प्रक्रम कौन सा होगा? ये क्वेश्चन रेलवे जेईएन में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। ठीक है, इधर देखो, वह कह रहा है यदि पीवी की घात n बराबर कांस्टेंट में n का मान 1 हो जाए, n बराबर 1 हो जाए, तो दोस्तों पीवी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। क्या जाएगा? पीवी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। और पीवी बराबर कांस्टेंट कौन से प्रक्रम के लिए आता है? अभी कुछ ही देर पहले अपन ने पढ़ा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस बोले तो समतापीय प्रक्रम के लिए, समतापीय प्रक्रम के लिए। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम, n का मान 1 होते हैं। ठीक है भाई, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की कह रहा है, पॉलीट्रोपिक प्रेस में पीवी की घात n बराबर कांस्टेंट होता है। अपन जानते हैं, कह रहा है कि इसमें n बराबर 1 हो जाए, n बराबर 1 होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट आ जाएगा। किसके लिए होता है ये? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जिसे समतापीय प्रक्रम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, एन आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय प्रक्रम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ अपन डील करेंगे। ये लो, रेलवे जेईएन के क्वेश्चन हवा में उड़ रहे हैं। किसमें उड़ रहे हैं? हवा में। तो कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो ये राजस्थान की जेईएन की भर्ती तो हवा में उड़ा दोगे। ठीक है, लेकिन पढ़ाई करनी पड़ेगी भैया, कट ऑफ खूब जाती है। ये मान के चलो 120 में 100 प्लस नंबर लाना है अपन को, ये मान के चलो तुम दो टारगेट। ठीक है, तब जाके अपना सिलेक्शन होएगी। तो 80 नंबर का पार्ट तो अपना बहुत शानदार तरीके से यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, टेक्निकल वाला। और 40 नंबर के लिए अब मैंने बताया था आपको, उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर का कोर्स खरीद लो जीके का जाके, 40 नंबर वह कंप्लीट करवा देंगे, 80 नंबर यहाँ हो जाएगा। तो 100 प्लस नंबर आते आप जेईएन बन जाओगे। ठीक है भैया, और ये कोचिंग अपने केवल राजस्थान जेईएन की भर्ती के लिए नहीं है, इंडिया में जितने भी जेईएन के वैकेंसी निकलती पूरे इंडिया के, उसके लिए है। एसएससी जेईएन के लिए, रेलवे की के लिए, पीएसयू में गवर्नमेंट जॉब निकलती है, जैसे एनपीसीएल, राउतभाटा, भेल, भारत हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, आईओसीएल, बीपीसीएल, जितनी भी महारत्न नवरत्न कंपनियां हैं उनमें भी पॉलिटेक्निक के बेस पे वैकेंसी निकलती है, बहुत शानदार। ठीक है, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, मुंबई मेट्रो, तो जहाँ भी मेट्रो है उनमें भी वैकेंसियाँ निकलती हैं। तो एक बार अच्छे से टेक्निकल की तैयारी हो जाएगी ना तो मज़े आ जाएंगे ज़िंदगी में। ठीक है, तो मेरा कहना यही है, अच्छे से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो। इसके बाद दोस्तों अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भैया। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक मात्रात्मक गुण नहीं है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो पहला एंथैल्पी, मैंने आपको बताया था
एंथैल्पी जो होता है वो ऊर्जा का ही रूप होता है। एंथैल्पी जो होती है ऊष्मा या ऊर्जा का रूप होती है। तो ये तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव होती है, तो ये तो नहीं होगा। एंट्रोपी अस्त व्यस्तता, हालांकि अपन आगे पढ़ेंगे। एंट्रोपी जो होती है वो भी मात्रात्मक गुणी होती है, ठीक है। एंथैल्पी हो चाहे एंट्रोपी हो, चाहो तो लिख लेना वहाँ पे नोट्स जहाँ पे आपने बनाए, वहाँ पे जो एंट्रोपी होती है वो कौन सा एग्जाम्पल होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्पेसिफिक, आगे क्या लग गया, स्पेसिफिक लग गया, यानी आपेक्षिक भी बोलते हैं स्पेसिफिक अपन, और विशिष्ट भी बोलते हैं। यदि किसी भी प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक लग जाए, या हिंदी में बोले तो आपेक्षिक लग जाए या विशिष्ट लग जाए, तो वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। तो जो सी ऑप्शन है स्पेसिफिक एंथैल्पी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मात्रात्मक गुण नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि नीचे का क्रॉप हो रहा है थोड़ा सा, ये भी एसएससी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने बताया था जिसके भी आगे स्पेसिफिक लग जाएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस द्वारा प्रतिक्रम समतापी प्रक्रम में क्या शून्य होता है। जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, समतापीय प्रक्रम यानी आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या शून्य होता है। पहला ही ऑप्शन सही है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। अभी कुछ ही देर पहले अपन ने पढ़ा कि डी का मान शून्य के बराबर आता है। डी का मान किसके बराबर आता है, शून्य के बराबर आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल प्रोसेस में डी का मान शून्य के बराबर आता है, क्योंकि वहाँ पे T1 बराबर क्या हो रहा था, T2 हो रहा था। तो mCV डेल्टा T यानी T2 माइनस T1 के अनुसार किसके बराबर आता था, 0 के बराबर। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य, ठीक है। तो ये भी DDS जेईई के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, दिल्ली बोर्ड में। इसके बाद चलते हैं बच्चों आगे, अगले क्वेश्चन के साथ अपन डील करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान में हो तो उसे समताप गति के संतुलन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में माना जाता है। तो खाली स्थान है कि कोई भी सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा, यानी उष्मा गति के संतुलन में कब माना जाएगा। तो अपन ने पढ़ा था जब वह तापीय इक्विलिब्रियम हो, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम हो, तापीय साम्यावस्था में हो, यांत्रिक साम्यावस्था में हो और रासायनिक साम्यावस्था में हो, तब उसे अपन उष्मा गतिक साम्यावस्था में कह सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तापीय, रासायनिक और यांत्रिक संतुलन, तीनों संतुलन में रहेगा तभी वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा। तो सी बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकंड केमिकल इक्विलिब्रियम और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तीनों इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी सिस्टम किस में रहेगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी एसएससी जेईई में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है भैया। तो एक एक चीज़ रजिस्टर में बनने शानदार तरीके से पढ़ रखी है। आप अच्छे से रजिस्टर को पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, तो इन क्वेश्चन को तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, ठीक है बच्चा। इसके बाद अपन आज की हमारी क्लास के लास्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर अपन 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं, उन टॉपिक को भी पढ़ेंगे आज। हालांकि टॉपिक तो काफ़ी बच रहे हैं अपन, लेकिन आज की क्लास में 2-3 टॉपिक और पढ़ लेंगे, फिर अपन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्तारी गुण है। विस्तारी गुण यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब देख लो, हिंदी में तो नाम बहुत है, कभी विस्तारी बोल देगा, कभी मात्रा सापेक्ष बोल देगा, कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इंग्लिश में तो नाम सही आएगा। तो इंग्लिश वर्ड आपको जरूर याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के हमसे जो ऑप्शन में दे रखा है उसमें आयतन नजर आ रहा है अपन को, आयतन नजर आ रहा है, तो आयतन इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये भी रेलवे जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला घनत्व इंटेंसिव होता है। क्वथनांक गलनांक, क्वथनांक और गलनांक जो होते हैं वो टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं, तापमान से संबंधित होते हैं। और तापमान कौन सी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तापमान इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो घनत्व आयतन अपना सही आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसके बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे, ठीक है। पिछले एग्जामों में जो भी पिछले एग्ज़ाम
मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसमें आए हुए क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सारे क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हम आगे चलेंगे और बात करेंगे आज की क्लास के हमारे पहले टॉपिक के बारे में। ठीक है, और आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है साइक्लिक हीट इंजन। कौन सा है? साइक्लिक हीट इंजन। साइक्लिक हीट इंजन, साइक्लिक हीट इंजन जिसे हिंदी में बोला जाता है चक्रीय ऊष्मीय इंजन। चक्रीय ऊष्मीय इंजन, साइक्लिक हीट इंजन, चक्रीय ऊष्मीय इंजन, इसे अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके रिप्लाई जरूर करें आप कि जो भी अपन ने न्यूमेरिकल के उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आएगी, कोई दिक्कत आपको आएगी। ठीक है, अगर दिक्कत आई हो तब भी कमेंट करें और दिक्कत नहीं आई हो तब भी कमेंट करें। तो जल्द से जल्द आप कमेंट करें, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ 2-3 मिनट के लिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं साइक्लिक हीट इंजन की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक हीट इंजन है अपने पास, ये हीट इंजन है, HE का मतलब हीट इंजन। ये हीट इंजन क्या करता है, एक स्रोत होता है जिसे अपन सोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे? स्रोत। ये हीट इंजन इस स्रोत से क्या करता है, ऊष्मा लेता है। ये ऊष्मा ले ली इसने Q1, फिर ऊष्मा Q1 लेने के बाद ये कार्य करता है, यानी वर्क करता है, कार्य करता है। और जो फिर ऊष्मा बचती है, कुछ तो कार्य में खत्म हो जाती है, कुछ ऊष्मा जो बचती है उसे रिजेक्ट कर देता है, यानी त्याग देता है। कहाँ त्यागता है? जो ऊष्मा ये त्यागता है ये सिंक में जाती है। कहाँ पे जाती है? सिंक में जाती है। तो ये सोर्स से, स्रोत से ऊष्मा लेता है, हिंदी में भी इसे सिंक ही बोलेंगे। तो स्रोत से ये ऊष्मा लेता है और कार्य करता है, कार्य W करता है, और बची खुची ऊष्मा रिजेक्ट कर देता है, त्याग देता है किसमें? सिंक में। तो ऊष्मा कहाँ से लेता है? स्रोत से लेता है। रिजेक्ट कहाँ करता है? सिंक में करता है। यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सोर्स जो है इसके पास कितनी हीट रहती है जो ये हीट देने का काम करता है। तो दोस्तों ये अनंत मात्रा में, इनफाइनाइट मात्रा में ऊष्मा दे सकता है। और जो सिंक होता है ये अनंत मात्रा में ऊष्मा ले सकता है, अनंत मात्रा में ऊष्मा ले सकता है। ठीक है बच्चों, तो सोर्स जो है वह तो अनंत मात्रा में ऊष्मा दे सकता है, और जो सिंक है यह अनंत मात्रा में ऊष्मा ले सकता है। यानी इसके हीट रिजेक्ट करने की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है और इसकी हीट एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। हीट इंजन क्या करता है? किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर कार्य करने का काम करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं यह इंजन किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर उसे, उसमें से कुछ मात्रा को, ये इंजन किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर उसकी कुछ मात्रा को कार्य में परिवर्तित करता है, यह इंजन किसी स्रोत से ऊष्मा लेकर उसकी कुछ मात्रा को किसमें परिवर्तित करता है? कार्य में परिवर्तित करता है। कुछ ऊष्मा को क्या करता है? सिंक में रिजेक्ट कर देता है। अब दोस्तों यहाँ पे अपन बात करेंगे ऊष्मीय दक्षता की। किसकी बात करेंगे? ऊष्मीय दक्षता की। दक्षता को अपन ईटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से प्रदर्शित करते हैं। दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट यानी हमें आउटपुट के रूप में इस हीट इंजन से क्या मिल रहा है? तो आउटपुट के रूप में हीट इंजन से हमें क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है।
कार्य मिल रहा है, और इनपुट के रूप में हमने इस हीट इंजन को क्या दी, ऊष्मा दी। कौन सी ऊष्मा दी, Q1 दी, ठीक है। तो आउटपुट इस हीट इंजन से हमें क्या मिल रहा है, वो तो आउटपुट क्या मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, कार्य मिल रहा है। इनपुट इस हीट इंजन को हमने क्या दी, तो हीट इंजन ने ऊष्मा ली हमसे, कितनी, Q1, हमसे क्या, सोर्स है, ठीक है। तो इनपुट में Q1 आ जाएगा और आउटपुट में वर्क आ जाएगा। अब दोस्तों किरचॉफ का नियम आपने पढ़ा है फिजिक्स में, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। उसी प्रकार यहाँ पे भी एक नियम लगाएंगे अपन हीट इंजन का। हीट इंजन के पास क्या क्या आ रहा है, तो हीट इंजन के पास केवल Q1 ही आ रहा है। तो यहाँ हीट इंजन के पास Q1 आ रहा है, किसके बराबर रहेगा, हीट इंजन के पास जो आ रहा है वो हीट इंजन से जो जा रहा है उसके योग के बराबर रहेगा। तो हीट इंजन से में क्या आ रहा है, Q1 आ रहा है, और हीट इंजन से बाहर क्या जा रहा है, एक तो वर्क बाहर जा रहा है और एक Q2 बाहर जा रहा है। Q1 का तीर का निशान अंदर की ओर जा रहा है, तो हीट इंजन के पास आ रहा है Q1, तो हीट इंजन के पास आ रही है। और ये जो W है ये हीट इंजन से बाहर जा रहा है, और जो Q2 है वो भी हीट इंजन से बाहर जा रही है। तो आ तो Q1 रहा है और बाहर जाने वाले Q2 प्लस W। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पे क्वेश्चन बना सकते हैं कि हीट इंजन के पास क्या आ रहा है और हीट इंजन के पास से क्या जा रहा है, आने वाला बराबर जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ से Q1 बराबर आ जाएगा Q2 प्लस W। तो दोस्तों यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, W बराबर आ जाएगा, इस Q2 को मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस में जाएगा, Q1 माइनस Q2। तो किसका मान आ गया, W का। तो W की जगह मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, Q1 माइनस Q2 बटा Q1। ये फॉर्मूला किसका आ रहा है, हीट इंजन यानी ऊष्मीय इंजन की दक्षता का। अब दोस्तों Q1 का मैं दोनों तरफ भाग दे सकता हूँ, तो Q1 बटा Q1 माइनस Q2 बटा Q1। Q1 से Q1 कट जाएगा, तो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बराबर 1 माइनस Q2 बटा Q1। यह फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है ऊष्मीय इंजन हीट इंजन की दक्षता का। डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीट इंजन से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं कि हीट इंजन क्या करता है, पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। तो हीट इंजन क्या करता है, किसी सोर्स से ऊष्मा ग्रहण करता है और उस ऊष्मा में से कुछ मात्रा को कार्य में परिवर्तित कर देता है और कुछ मात्रा को सिंक में रिजेक्ट कर देता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या होता है, कि स्रोत जो होता है वह अनंत मात्रा में ऊष्मा का त्याग कर सकता है। सिंक क्या होता है, सिंक अनंत मात्रा में ऊष्मा ग्रहण कर सकता है, यानी ये हाई हीट रिजेक्ट करने की कैपेसिटी रखता है और ये हाई हीट एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी रखता है। ये बात हुई सोर्स सिंक की। और फिर पूछा जा सकता है हीट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है, तो हीट इंजन की दक्षता का फॉर्मूला एक तो ये होता है और एक ये वाला फॉर्मूला भी अपन को ध्यान रखना है, वर्क बटा Q1। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट दे दिया जाता है बहुत सी बार, ठीक है। W बटा Q1 क्या दे दिया जाए, तो ये वाला फॉर्मूला भी अपन को ध्यान रखना है और ये वाला फॉर्मूला भी अपन को ध्यान रखना है। दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला ऑप्शन में आपको नजर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अपन ने बात करी साइक्लिक हीट इंजन की, क्या हो रही है, साइक्लिक हीट इंजन की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट अपन समझते हैं, तो हम आगे चलते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे डील करेंगे अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। ठीक है भाई। तो अगला एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, उसे आप अच्छे से समझना। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, एक ये पीवी कर्व है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, एक प्रोसेस है, एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये ऊष्मा के गति करने का एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये ऊष्मा 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4। एक बार ऊष्मा ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ये ऐसे आ गई वापस, ठीक है। जहाँ से गई थी वापस अगर ऊष्मा वहाँ जाए तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और इसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल।
यदि उष्मा जिस बिंदु से प्रारंभ होकर वापस उसी बिंदु पर लौट आए तो एक चक्र पूरा करती है और उस चक्र को थर्मोडायनेमिक साइकिल कहा जाता है। अब दोस्तों ऊष्मा ऐसे भी जा सकती है और जो ऊष्मा है वो ऐसे भी जा सकती है। कैसे? इधर देखो, ये वही वाला साइक्लिक प्रक्रम, ठीक है। अब 1 से 2 3 4, पहले तीर का निशान ऊपर था, अब तीर का निशान नीचे है, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। पहले 1 से 4 पे गई, फिर 4 से 3 पे, फिर 3 से 2 पे, फिर 2 से 1 पे। हालांकि बिंदु 1 से पहले 1 से 2 की तरफ जा रही थी उष्मा, लेकिन अब 1 से 4 की तरफ जा रही है, फिर वापस यहाँ आ रही है। पहले यहाँ से जाके ऐसे आ रही थी, अब यहाँ से जाके ऐसे आ रही है। दोस्तों यहाँ पे तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त दिशा में, वामावर्त दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। यहाँ जो हीट जा रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त दिशा में। तो यहाँ तो हीट का मोशन हो रहा है क्लॉकवाइज, ये देखो इधर ऐसे ऐसे, और घड़ी ऐसे ही चलती है यानी क्लॉकवाइज। तो यहाँ तो हीट का मोशन क्लॉकवाइज दिशा में हो रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में, और यहाँ पे हीट का मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जब भी हीट का मोशन वामावर्त दिशा में हो, कौन सी दिशा में? जब भी हीट का मोशन वामावर्त दिशा में हो तो यहाँ पे सिस्टम के द्वारा कार्य ऑब्जर्व किया जाता है, यानी हम सिस्टम पर कार्य करते हैं। इस प्रोसेस में क्या करेंगे? हम सिस्टम पर कार्य करते हैं, हम सिस्टम पर कार्य करते हैं। और जब दक्षिणावर्त दिशा में चलेगी हीट तो सिस्टम कार्य करता है, सिस्टम कार्य करता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हीट का ट्रांसफर या हीट का जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे? सिस्टम पर कार्य करेंगे, हम सिस्टम पर कार्य करेंगे। और जब भी हम सिस्टम पर कार्य करेंगे तो नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। और जब सिस्टम कार्य करेगा तो पॉजिटिव होगा। तो याद रखना, दिशा भी उल्टी तो ऋणात्मक, दिशा सुल्टी तो धनात्मक, ठीक है। अगर सुल्टे मन से काम कर रहा है तो पॉजिटिव वर्क होगा, उल्टे मन से काम हो रहा है तो नेगेटिव वर्क होगा। इस प्रकार से अपन ध्यान रख सकते हैं। वैसे उल्टे प्रकार से काम हो रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में हो रहा है तो पॉजिटिव कार्य होगा, और उल्टे काम से कार्य होगा, उल्टे प्रकार के मोशन होगा तो कार्य नेगेटिव होगा। इस प्रकार से अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जब हीट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करती है तो वर्क नेगेटिव होता है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करती है तो वर्क पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है दोस्तों, इस प्रोसेस में वर्क एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी कार्य अवशोषित हो रहा है, कार्य अवशोषित, यानी सिस्टम कार्य को क्या कर रहा है? अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी वर्क एब्जॉर्ब हो रहा है, वर्क एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषित होना। जब हम सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं तो सिस्टम क्या कर रहा है? आजा भैया, आजा आज भी, आजा आजा आजा, तो कार्य को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब सिस्टम कार्य कर रहा है तो क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है। तो यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क प्रोड्यूस, यानी कार्य संपादित हो रहा है, कार्य संपादित हो रहा है। कार्य क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कार्य संपादित हो रहा है। तो इस कंडीशन में तो कार्य अवशोषित हो रहा था, और इस कंडीशन में कार्य एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ही, यहाँ पे कार्य प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कार्य एब्जॉर्ब हो रहा है। ये कंसेप्ट अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत शानदार कंसेप्ट है, इसे आप अच्छे से समझें, अच्छे से पढ़ें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगले टॉपिक की अपन बात करते हैं, तो हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक की, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूँ।
दोस्तों अब 2 या 3 क्लासें और लगेगी जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारी 4th क्लास थी। 5 से 6 या 7 क्लासों में अपना एक सब्जेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। हालांकि कुछ क्लास सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। क्लासेज अपनी लंबी लंबी होगी अब 1-2 दिन बाद, ठीक है। 1-2 दिन के थोड़ा सेटअप वेटअप करने में समय लग रहा है। अब फ्लो में बनते हैं, आज से फ्लो बन चुका है। अब कल से लंबी लंबी क्लासें होगी। सारी क्लासें कहाँ चलेगी? ऐप के अंदर चलेगी, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए। ये मान लो थर्मोडायनेमिक्स का 50 से 60% सिलेबस अपना कवर हो गया। 30 से 40% सिलेबस और बच रहा है थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम आईसी इंजन पढ़ेंगे, इंटरनल कंबशन इंजन, और जो ऑटो साइकिल, ड्यूल साइकिल, डीजल साइकिल, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है, ठीक है। उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से अपन वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। और दोस्तों जो अगला टॉपिक है हमारा वह है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। क्या है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक का कथन क्या है? केल्विन प्लांक का कथन। अगला जो टॉपिक है बच्चों हमारा वह है केल्विन प्लांक का कथन, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक है। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या है बच्चों, उसके बारे में अपन समझते हैं, ठीक है। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है, जिस प्रकार से हमने अभी हीट इंजन बनाया था। ये हीट इंजन क्या कर रहा था? ऊष्मा ले रहा था Q1। कहाँ से ले रहा था? सोर्स से ले रहा था। सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है और ये टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है, ये याद रख लेना। और जो सिंक होता है, सिंक का टेम्परेचर लो टेम्परेचर होता है। ये T2 इसका टेम्परेचर होता है और ये लो टेम्परेचर होता है। तो उसमें इंजन क्या कर रहा था? यहाँ से Q1 ले रहा था, कुछ कार्य कर रहा था और कुछ हीट को रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट के अनुसार यह है कि ऐसी कोई भी मशीन बनाना असंभव है जो ऊष्मा लेकर लगातार कार्य में परिवर्तित कर सके, यानी टोटल ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर सके, यानी Q2 का मान 0 हो जाए। Q2 का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए? Q2 का मान 0, यानी जितनी ऊष्मा हीट इंजन ले रहा है वो सारी की सारी ऊष्मा किस में कन्वर्ट हो जाए? कार्य में कन्वर्ट हो जाए। तो भैया ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव नहीं है, ये केवल एक कल्पना मात्र है, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस तो होते ही हैं, ठीक है। तो केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट यही है कि इस कथन के अनुसार ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो लगातार ऊष्मा अवशोषित करके, ऊष्मा ग्रहण करके उसे कार्य में परिवर्तित कर दे, टोटल ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित कर दे, कोई भी रिजेक्ट नहीं हो। अगर ऐसा हो जाए यानी सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाए? वर्क में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे परपेचुअल मोशन मशीन कहते हैं, यानी शाश्वत मशीन कहा जाता है। परपेचुअल मोशन मशीन यानी शाश्वत मशीन कहा जाता है। लेकिन यह मशीन एक आदर्श मात्र, एक कल्पना मात्र है, ऐसी कोई मशीन संभव नहीं है। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इस कथन के अनुसार यह असंभव है कि, इस कथन के अनुसार यह असंभव है कि, इस कथन के अनुसार यह असंभव है कि कोई भी मशीन बिना ऊष्मा त्याग करते हुए, कोई भी ऊष्मा, इस कथन के अनुसार यह असंभव है कि कोई भी मशीन बिना ऊष्मा त्याग करते हुए, कोई भी मशीन बिना ऊष्मा त्याग करते हुए लगातार कार्य संपादित कर सके, लगातार कार्य संपादित कर सके। तो ऐसी मशीन क्या है? संभव नहीं है, ठीक है। नोट डाल के लिख देता हूं, ऐसा कार्य करने वाली मशीन PMM1
PMM यानी परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मोशन मशीन, जिसे हिंदी में कहा जाता है शाश्वत गति मशीन, शाश्वत गति मशीन। ठीक है, ऐसा कार्य करने वाली मशीन शाश्वत गति मशीन कहलाती है यानी परपेचुअल मोशन मशीन कहलाती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भैया ऐसी कोई मशीन है क्या जो लगातार ऊष्मा को लेकर कार्य में परिवर्तित कर सके। हालांकि ये एक्चुअल में संभव नहीं है, आदर्श तौर पे संभव है और उस मशीन का नाम दे दिया। और आदर्श तो आदर्श ही रहता है, परपेचुअल मोशन मशीन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी मशीन है, आंसर क्या हो जाएगा, परपेचुअल मोशन मशीन। अब परपेचुअल मोशन मशीन के लिए इस स्थिति में अपन बात करें, इस स्थिति में दोस्तों हम जानते हैं ईटा हीट इंजन बराबर क्या होता है, 1 - Q2/Q1 होता है। अब परपेचुअल मोशन मशीन क्या कर रही है, Q2 का मान 0 कर रही है, यानी कोई भी ऊष्मा का त्याग नहीं कर रही, कोई भी ऊष्मा का त्याग नहीं कर रही है, तो Q2 का मान क्या है, 0 है। यहाँ हीट इंजन की जगह परपेचुअल मोशन मशीन आ जाएगी, PMM यानी परपेचुअल मोशन मशीन। परपेचुअल मोशन मशीन क्या करती है, यहाँ हीट इंजन की जगह में परपेचुअल मोशन मशीन स्पष्ट कर देता हूँ। परपेचुअल मोशन मशीन हीट को रिजेक्ट नहीं करती, सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर देती है, यानी परपेचुअल मोशन मशीन के लिए Q2 का मान 0, और Q2 का मान अपन यहाँ 0 कर देंगे। PMM तो 1 - 0 बटा Q2 का मान 0 कर दिया, 0 बटा Q1, 0 में किसी का भाग लगाएंगे तो 0, यानी एफिशिएंसी PMM परपेचुअल मोशन मशीन की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। और दक्षता को हमेशा प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। जो भी एफिशिएंसी होती है, जो भी दक्षता होती है, उसे हमेशा परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए इसे 100 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 100 से। तो ईटा का मान कितना आ जाएगा परपेचुअल मोशन मशीन के लिए, 100%। तो कोई भी मशीन ऐसी हो सकती है कि जिसकी दक्षता 100% हो। ठीक है, ऐसी मशीन भविष्य में आ जाए तो मजे आ जाए। कुछ ना कुछ तो खराबी आती है, कुछ ना कुछ तो उसमें लॉसेज होती है। तो कोई सी भी मशीन हो, किसी भी मशीन की दक्षता 100% तो नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन आदर्श मशीन है तो आदर्श मशीन की तो दक्षता 100% हो सकती है। ठीक है भैया, तो ये बात कर लिया अपन ने परपेचुअल मोशन मशीन की, जिसकी दक्षता कितनी आ रही है, 100%। दक्षता 100% कैसे आ रही है, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है बच्चा, तो मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि केल्विन प्लांक ने तो यही कहा था कि ऐसी कोई भी मशीन संभव नहीं है जो बिना ऊष्मा का त्याग किए हुए लगातार कार्य संपादित कर सके। किसका स्टेटमेंट था, केल्विन प्लांक का। अगर ऐसा हो भी जाए तो मशीन कौन सी कहलाती है, परपेचुअल मोशन मशीन कहलाती है, जिसकी दक्षता कितनी होती है, 100% होती है। कैसे होती है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है भैया, इसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग है वह है क्लाउसियस स्टेटमेंट। अगला हेडिंग क्या है, क्लाउसियस का कथन, क्लाउसियस का कथन। और दोस्तों इस क्लाउसियस को कथन को अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जो कि हमारी स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर होगी। तो दोस्तों डेमो क्लासेस यूट्यूब पर आज हमारी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद JN की, जो कि राजस्थान JN की वैकेंसी या SSC JN की वैकेंसी या रेलवे JN की वैकेंसी की अपन बहुत शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उसकी कोई डेमो क्लास अब यूट्यूब पे नहीं होगी। जिसको JN की अच्छे से तैयारी करनी हो वो स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर जाके कोर्स खरीद लें। कल रात को 9 बजे तक उस कोर्स पे ऑफर है 10% का, यानी 550 रुपये आपके कम हो जाएंगे। 5500 में से 4950 में ये कोर्स पड़ेगा और कल रात के 9 बजे के बाद ये कोर्स पूरे 5500 में पड़ेगा और कभी भी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जहाँ तक भी इस कोर्स पे कोई ऑफर नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो बात होगी अपनी क्लासेस की ऑफर की। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी। फिर भी यदि किसी को कोई ना कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। और दोस्तों कोर्स कैसे खरीदना है, किस प्रकार से अपन स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। गूगल प्ले स्टोर से भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। और मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि कौन से सब्जेक्ट अपन JN में पढ़ेंगे और कब तक अपना कोर्स कंप्लीट होगा, कोर्स कैसे खरीदना है। तो प्ले लिस्ट बनी हुई है JN टेक्निकल क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पे आपको जितने भी क्लासें हो चुकी है इसके पहले और वो वीडियो सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, तो उसे आप अच्छे से देखें। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम यही समाप्त करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है इस क्लास के लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी हमसे जुड़ सके। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई सेशन अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।